लेंथी नहीं था। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने पहले भी कुछ बातें कर ली हैं। और बेसिकली ये कहाँ से है कॉन्सेप्ट जो है वो इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड्स, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो ये कहता है कि भाई डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप डिविडेंड दें या डिविडेंड ना दें, ठीक है। तो ये उसी की तरफ से है कि जो कहते हैं कि भी डिविडेंड देने से या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इररिलेवेंट है। तो वन ऑफ देम इज दिस रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये मेन फोकस जो था हमारा वो हमने इसके बारे में पहले डिस्कशन की हुई है कि जब तक हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को वहीं पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, और अगर कोई लेफ्ट ओवर अमाउंट है तो वो हम क्या करेंगे, एज डिविडेंड पे कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज कर लें अगेन कि एज लॉन्ग एज firm has profitable opportunity, the retained earnings will be used as financing source, will be used as source of finance, या फाइनेंसिंग लिख लें, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। एंड एनी अमाउंट लेफ्ट ओवर will be distributed as dividend, यानी मेन थीम जो है वो ये will be distributed as डिविडेंड, ठीक है। तो मेन जो इसमें थीम है वो बेसिकली क्या है कि कंडीशन क्या है कि फर्म के पास अगर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि हमें क्या नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव एनपीवी, ठीक है। अब पॉजिटिव एनपीवी और दूसरा जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन कास्ट ऑफ कैपिटल, कास्ट ऑफ कैपिटल यानी कास्ट ऑफ इक्विटी कह लें उसको, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे पास क्या हो, इंक्रीज यानी रिटर्न ग्रेटर हो कास्ट ऑफ कैपिटल से, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, रिटर्न ग्रेटर देन कास्ट, ठीक है, के। तो तब तक हम क्या करेंगे, अपने जितनी भी अर्निंग्स हैं वो री इन्वेस्ट करते रहेंगे। कंडीशन को आप ये देखें, ठीक है। और कोई अमाउंट अगर हमारे पास रिमेनिंग हुई तो फिर क्या करेंगे, उसको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा जी, अब अगेन इसके अंदर कुछ जो हमारी बातें थी हमने इसको प्रूफ भी किया है, जिन्हें डिस्कशन भी किया, जब न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और बातें जो हमें अभी जानना होंगी। तो जैसे हमने देखा कि अगर रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं, इफ वी adopt residual dividend policy, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इफेक्ट उसके क्या होते हैं कि हमारा जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, हम मेरी बात पहले भी कर चुके हैं, जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो एवरेज ईयर फ्लक्चुएट होगी, फ्लक्चुएट होगी, ये नहीं, इसको ऐसा कह लें, नॉट स्टेबल, स्टेबल डिविडेंड नहीं होगा कि हम कहें जी ये रूटीन चल रही है, जनरली ये डिविडेंड का रेट होता है। अब रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी को जब हम फॉलो कर रहे हैं
तो हर साल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होंगी, डिविडेंड के रेट्स डिफरेंट होंगे, अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे अभी आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी किया, कभी क्या डिविडेंड आ रहा है तो कभी क्या डिविडेंड आ रहा है। रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि हमारे पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज वेरिएशन में है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि कभी डिविडेंड कितना है और कभी डिविडेंड कितना है, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो नॉर्मली क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो स्टेबल रहे, स्टेबलाइज किया जाए डिविडेंड को किसी तरीके से, ठीक है। यानी फर्म की क्या कोशिश होगी, a firm should attempt should try to stabilize dividend, ठीक है, स्टेबलाइज डिविडेंड्स जो हर साल होते हैं ओवर टाइम कह लें या ओवर टाइम स्पैन, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा है कि 5 साल थे, ठीक है, 0 से लेके 5 तक, तो हर साल डिविडेंड क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है, कभी कितना कभी कितना। तो वो कहते हैं कि इसको स्टेबलाइज होना चाहिए, ना कि कभी कितना और कभी कितना, अनस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल डिविडेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी यानी क्या करना होता है फर्म को अगर ऐसी सूरत हाल हो, तो सर्टेनली सर्टेनिटी के साथ क्या करना होता है, प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना होता है। ये मैं चीज़ें आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। बाय यूजिंग फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो फाइनेंस बेसिकली किससे है, हम जीरो टाइम पे बैठ के नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमने जीरो टाइम पे डिसीजन लेना होता है कि फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स के थ्रू कि हमने करना क्या है, अपनी फर्म को लेके कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो टाइम पे हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं। यूजिंग फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, using forecasted information, determine residual model payout ratio। यानी रेजिजुअल मॉडल को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी पे आउट रेशो क्या होनी चाहिए, हम पहले से कुछ डिटरमिन कर लें, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट सम ऑफ, यानी हम रेजिजुअल मॉडल को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं। डिटरमिन क्या कर रहे हैं कि हमारी अर्निंग्स क्या होंगी, ये सर्टेनिटी के साथ, और फिर हम उसमें से कितना क्या करेंगे, पे आउट करेंगे डिविडेंड, और कितना हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, ये हम पहले से कुछ चीजें डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बेस्ड ऑन व्हाट, फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, जो हमारे नजदीक क्या है, फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या है, सर्टेन है ऑलमोस्ट कि ऐसा ही होगा। तो पे आउट रेशो भी हम क्या कर रहे थे, ये रेशो टर्म में हो गया डिविडेंड, और एब्सोल्यूट अमाउंट में भी कि वो कितना अमाउंट हमने डिविडेंड के लिए रखना है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट, ये हमने देखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी हम कर सकते हैं, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया है कि 50% भी हमने डिविडेंड देना है, बाकी चाहे जैसे भी मैनेज करें, या $1 डिविडेंड हमने पे करना है, बाकी हम जैसे भी मैनेज करें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। तो टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो, आप इसको भी जो है बेस बना सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड डाटा, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि जब हम एक सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटरमिन कर लेंगे, लाइक टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो, और दूसरा जो है
एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स या पे आउट रेशो, तो आप ये भी देखें, अभी हमने ये क्वेश्चन में भी देखा है कि हमारी जो नेट इनकम थी, ठीक है, नेट इनकम जो थी कभी कम है, ठीक है, किसी साल ज़्यादा है, किसी साल थोड़ा और कम है, किसी साल और ज़्यादा है, ठीक है। देखें, यानी कभी हमारा जो शेयर होता है प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और कभी हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, यानी हम डेफिसिट में भी हो सकते हैं, यानी लॉसेस में भी हैं। तो इस सूरत में हमें पहले से करना है कुछ पॉलिसी के हिसाब से, जब डिविडेंड हमारा स्टेबल होगा, कभी में हमने 2 रुपए डिविडेंड देना है, तो इसका मतलब है अगर हमने उस साल 10 रुपए कमा लिए तो हमारे बाकी क्या है, 8 रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ हमारे पास क्या है, रिटेन अर्निंग्स में पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो डेफिसिट ईयर आएंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट हमने रिटेन अर्निंग्स में पड़ा होगा, तो डेफिसिट ईयर में या जो जिसमें कम प्रॉफिट था, हमारा डिविडेंड हम उस प्रॉफिट में से, सरप्लस अमाउंट में से जो डेफिसिट ईयर है उनको पे कर सकते हैं, ताकि डिविडेंड हमारा स्टेबल रहे, कम ना हो जाए, डिविडेंड भी स्टेबल रहे, और इन जहाँ ज्यादा प्रॉफिट था ईयर में, वो प्रॉफिट हमने संभाल के कुछ रख लिया, ठीक है, ताकि जब डेफिसिट ईयर आएंगे तो हम उनको एडजस्ट कर लेंगे, ताकि डिविडेंड की पेमेंट हमेशा स्टेबल रहती रहे, ठीक है। एक तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, और ये सारा कुछ, अब देखो फॉर एग्जांपल हम इसको ज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से कि ये एक ईयर है जो एक लार्जर मैंने एरो के ऊपर बनाया हुआ है, और अगला साल हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड कम होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारी, वो 1 लाख, यानी नेट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि डिविडेंड हमने देना है सिर्फ 20,000, ये नेट इनकम हो गई, ये डिविडेंड हो गया, ये हमारा स्टेबल आ रहा है 20,000। अब क्या हुआ, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे 50,000, जो हमारा प्रोजेक्ट है। अब देखें, 1 लाख में से हमने 20,000 डिविडेंड दे दिया, 80,000 रह गए बाकी, 80,000 में से 50,000 कहाँ चला गया, इन्वेस्टमेंट में, तो 30,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है। अब अगले साल आते हैं, तो हो सकता है हमारे पास क्या हो, यहाँ पे हम या तो लास्ट में है, या ऐसा समझ लें हमारे पास क्या है, 5,000 नेट इनकम है, जहाँ नेट इनकम 1 लाख थी, अब अगले साल कितना हो गई, 5,000, ठीक है। अब इस 5,000 में से हमें अब डिविडेंड तो देना है कितना, 20,000, ये हमारी स्टेबिलिटी है। अब ये जो सरप्लस 30,000 पड़ा हुआ था, हम क्या करेंगे, 15,000 यहाँ से उठा लेंगे, ताकि हमारा 20,000 डिविडेंड की अमाउंट पूरी रहे, और हमारे पास, ओके जी, हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में से भी निकाल के कुछ हिस्सा हम अपने पास सेव कर लेते हैं। अब अगले साल जैसे हमने बात की कि कम प्रॉफिट्स हो गए, तो डिविडेंड क्योंकि हमने स्टेबल रखना है, तो उसको हमने देखा किस तरीके से पूरा किया। अब बात रही ये, देखें, ये 1 साल है, ये दूसरा साल है, तो इन बिटवीन ये जो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है, 1 साल का गैप है, ठीक है, तो ये 30,000 को हमने किधर किया, तो यहाँ पे आपने ये नहीं होता कि ये फंड्स आइडल पड़े रहते हैं, बल्कि इस 30,000 को हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि ये पैसे आइडल ना पड़े रहें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में एक टर्म यूज होते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, ये अभी आपने नहीं पढ़े हुए, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, उनमें हम इनको क्या कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कभी किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, कभी किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, एटसेट्रा, तो हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारे ये फंड्स आइडल ना पड़े रहें। क्यों क्यों ना पड़े रहें, क्योंकि देखो, ये अगर हमने यहाँ से कुछ पैसे उठाने हैं, तो वो अगले साल उठाने हैं, जब ईयर एंड आएगा, जब डिविडेंड देने की बारी आएगी, तो ये फंड्स आइडल ना पड़े रहें, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखें, रेजिडुअल थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली, और इसके बाद समटाइम्स ये भी होता है कि जो डिफरेंट, क्योंकि कंपनीज होती हैं, कुछ लो ग्रोथ होती हैं, कुछ हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, ठीक है, 2 तरह की हमारे पास कंपनीज होती हैं, यानी यहाँ पे हम बात करें, चले कंपनी की या फर्म की या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, 2 तरह की होती हैं, जो लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और लो ग्रोथ, और दूसरा यहाँ पे हाई ग्रोथ लिख लेते हैं, यानी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी
ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उन्होंने पहुंचना था बस अब पहुंच गए हैं, उससे आगे वो उनका कोई विजन मिशन नहीं रहा, या वो मतलब उस जहां तक पहुंचना था मंजिल जो तय करनी थी वो कर ली। उनके क्या है, ग्रोथ के चांसेस कम है, लो ग्रोथ। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये फर्म क्या चाहते हैं, हाई डिविडेंड। बस अपने शेयर होल्डर्स को क्या करो, डिविडेंड पे करते रहो, हाई डिविडेंड पे आउट, इनका पे आउट ज्यादा होगा। ठीक है, हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी। जो हाई ग्रोथ में है, यानी जिनके बढ़ने के चांसेस आगे ज्यादा हैं, तो वो जनरली देखो, इसके जो शेयर होल्डर्स भी होंगे जो, और जो कंपनी की मैनेजमेंट होगी, वो क्या चाहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करूं अपने फंड्स को, ताकि अपनी वेल्थ क्रिएशन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके मेरी। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगी, यानी अर्निंग्स को रिटेन करेगी, और क्या करेगी, लो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी यहाँ पे। ये बात क्लियर होगी आपको, लो डिविडेंड पे आउट रेशियो। जो हाई ग्रोथ होंगी वो अपने अर्निंग्स को क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, और इनकी जो डिविडेंड की रेशियो होगी वो लोअर होगी। होपफुली यहाँ तक आपको बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट इस रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में, एक यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, मे भी आपने कभी जिंदगी में ये सुनी भी होगी, उम्मीद काफ़ी है कि आपने बीकॉम किया है तो ये भी सुनी भी होगी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सुना है कभी? कंपनी यस प्रॉफिट सर, एंड सुना। लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी बात ये है, देखो कंपनी, हमने अभी बात की है कि जो हमारा नेट इनकम होगा, रेजिडुअल डिविडेंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिसी की। नेट इनकम में से क्योंकि अमाउंट हुई रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो वहां पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जब रिटेन्ड अर्निंग्स को देखना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखना है, डिविडेंड की स्टेबिलिटी भी देखनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसको भी कंसीडर करना है, इन दोनों चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, इस रिटेन्ड अर्निंग में से, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट के हवाले से मैं सिर्फ करना चाहता था, हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि हमने बात यहाँ पे की है कि रेजिडुअल डिविडेंड की वजह से क्या होता है, डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है? फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन इन डिविडेंड। ये हमने अभी बात की है ना पहले ऊपर, कि हर साल डिविडेंड क्या है, फ्लक्चुएट होता रहे, तो ये ना हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम क्या करें, स्टेबलाइज करें डिविडेंड को। तो अब इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, जब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं, यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पूरा करने के बाद भी हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में एक ऐसी अमाउंट मौजूद है, तो हम वो सारी की सारी डिविडेंड ना दें, बल्कि उसमें से कुछ अमाउंट क्या करें, हम पार्क कर दें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में, यानी रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ अमाउंट हम रिजर्व में रखते जाएं हर साल। ठीक है, और जब जिस साल डिविडेंड देने के पैसे ना हो या कम अमाउंट हो, जैसे कि ये देखें लोअर ईयर है, तो हम क्या करें, इसमें से, इस अकाउंट में से पैसे उठा के डिविडेंड को पूरा करें, यानी डिविडेंड को क्या करें, स्टेबलाइज करें। ये पॉइंट क्लियर हुआ अब आपको? यानी जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट को रीशेप किया किसमें, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के फॉर्म में, यानी कुछ पैसे यहाँ इकट्ठे कर लिए। ये इकट्ठे कैसे किए हमने, कि पहले हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में से कुछ पैसे चले गए, ठीक है, ये हमारे पास इधर हो गया, और कुछ पैसे हमने क्या किया, रिटेन्ड अर्निंग्स के बजाय डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में रख लिए, ताकि सारे का सारा अमाउंट हम डिविडेंड एक साल ना दे दें, कुछ हमारे पास पैसे सेव रहें, रिजर्व्स में रहें डिविडेंड के लिए, पेमेंट के लिए। और जब डिविडेंड देने की बारी है, तो जिस साल हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कम हो, तो हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स में से पैसे उठा के दे दें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है जी?
इकराम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो दोबारा ट्राई करें कि ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है इररेलेवेंस अप्रोच के थ्रू, वह है एमएम हाइपोथेसिस। ठीक है, कि एमएम ने भी कहा है एक मोमेंट में कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो इररेलेवेंट है, चाहे आप डिविडेंड दें या ना दें, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ रही कि एमएम का हाइपोथेसिस क्या है, कि वो कहता है कि डिविडेंड आप दें या ना दें, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एज ए फाइनेंस मैनेजर हमारा यही एक कंसर्न होता है कि किसी ना किसी तरीके से वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़े। तो यहाँ पर हम यही चीज चेक भी करेंगे कि जो एमएम है, मॉडिगिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, राइट। तो इसी चीज को ये भी यानी डिफेंड कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं कि ये जो है ना इररेलेवेंट है डिविडेंड का देना या ना देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी एक डेरिवेटिव यानी चीज समझा देता हूँ, फिर इसके थ्योरेटिकल हम कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम अभी एक वैल्यू लिखते हैं जी, थोड़ा सा यानी सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। आप जरा ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P naught is equal to 1 divided by 1 plus KE, और इसकी पावर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय D1 प्लस P1। अब ये जो बात लिखी हुई है, इस बात को हम अगर वर्ड्स में लिखें तो ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये जरा मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, आपने इसको देखना है। ये 0 है सपोज, ये 1 है सपोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब चीजें लिख रहा हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ a share in beginning of the period market price of a share in beginning of the period is equal to यानी इक्वल टू है किस चीज के भला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, present value of dividend paid at the end of period, प्लस यानी ये कह लें नंबर 1 नंबर 2 किस चीज के इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर at the end of the period। ठीक है, अब आपने जरा गौर से समझना है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी यहाँ पर ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, साल शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल जनवरी है। यहाँ पर जो प्राइस होगी उसे हम कह रहे हैं पी नॉट, आज जो प्राइस है शेयर की। ठीक है, वो किस चीज के इक्वल है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो पीरियड जब साल खत्म होगा तो तभी हम डिविडेंड देंगे, इसको D1 कह रहे हैं। और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी इसको हम कह रहे हैं P1, एंड ऑफ द पीरियड। यानी ये दो जो चीजें हैं एंड ऑफ द पीरियड, इनकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ठीक है, डिस्काउंट करें इनको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये बात आपको क्लियर हुई है? इसमें कोई कंफ्यूजन इस डायग्राम या सिंबॉलिक्स को समझने में? जी बेटा, मैं आप आवाज सुन रहा हूँ, बोले आप। यहाँ तक क्लियर है आपको ये पॉइंट जी क्लियर है कि हमने जो D1 और P1 लिखी है, ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसी को आगे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको क्लियर है। अगेन समझा देता हूँ फिर भी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इसको हम कहते हैं P0। आज जो प्राइस है, ठीक है, वो किस चीज के इक्वल है, जो आपने एक साल बाद डिविडेंड और एक साल बाद जो मार्केट में शेयर की प्राइस होगी, अगर उसको आज आप डिस्काउंट बैक करें, ये क्या करें, डिस्काउंट बैक करें, डिस्काउंट करें एक साल पीछे, तो यहाँ पे तो ये इक्वल टू प्राइस जो आज की प्राइस है उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला में देखें तो हमने यही चीज लिखी हुई है, D1 प्लस P1, और ये जो बात लिखी हुई है ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। आपको याद है आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे? फ्यूचर वैल्यू और 1 प्लस आई इसकी पावर n, ऐसे फार्मूला यूज करते थे ना? याद है ये आपको? मुझे जरा बताते चले। जी ठीक है, तो अब जी सर जी तो, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये D1 और P1 तो फ्यूचर में है ना, तो ये फ्यूचर वैल्यू है, और ये क्या है हमारे पास 1 प्लस KE है, यानी कास्ट है। दूसरे लफ्जों में ये जो आप आई यूज करते थे, अगेन ये फार्मूला आपके पास वही है, यानी ये किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल टू दिस प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हम चलते हैं। मैं इनको लिख भी देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, कि ये सिंबल्स इस चीज के हैं, यानी ये ऐसा समझ लें, ये हमारा स्टेप्स में हम बात कर रहे हैं, ये स्टेप 1 है कि किस, ये हम करने क्या जा रहे हैं, ये भी मैं आपको अगेन बताता चलो, पहले भी बताया आपको बात कि MM ने कहा है कि जो डिविडेंड है इसका देना या ना देना इररेलेवेंट है टुवर्ड्स मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हम उसी चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई ऐसा है तो है या नहीं है, तो कैसे नहीं है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी, ताकि ये हम जो ये बात कर रहे हैं हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद स्टेप 2 में हम देखते हैं कि अगर हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो ज़रूरत है, एज्यूमिंग नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, फिर हम क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी जो है वो किस तरीके से होगी। देखो यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ no external financing, if no external financing, ठीक है, तो फिर इस पे फर्क क्या पड़ेगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो फिर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, चले ये मैं लिख लूँ, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी। ये जो फार्मूला ये पर शेयर में लिखा हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे हो जाएगी। अब आप जरा और स्टेप्स देखते जाइएगा, सेम फार्मूला होगा यही, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक चेंज करेंगे। देखिए पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। अब ये इसमें पावर 1 है इसलिए क्योंकि ये एक साल है ना, तो 1 को मैंने यहाँ लिखा नहीं, इनटू ये मैं लिख लूँ D1, और ये मैंने लिख दिया P1। ओके, अब क्योंकि ये एक शेयर की बात की थी, हम टोटल जब करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, तो जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखे इसमें क्या करना है, इसके साथ n मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड भी एक शेयर का था, तो अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल डिविडेंड हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी। एन का मतलब क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनसे हमने जस्ट इसको क्या किया है,
मल्टीप्लाई किया। बात क्लियर होगी जहां तक? जी क्लियर है। ओके, स्टेप 3। स्टेप 3 में देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास क्या है कि जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, यानी जो रिटेन अर्निंग्स है, वो शॉर्ट पड़ जाते हैं और हमने फिर क्या करना है, एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज करना है, यानी एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करना है। तो फिर हम किस तरीके से इसकी बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, इफ फर्म्स internal financing sources falls short for investment opportunities, for investment opportunities, यानी आपके पैसे पूरे नहीं होते टू इन्वेस्ट फंड्स इन द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी हम नए शेयर्स इशू करेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए क्या कह रहे हैं, हम नए शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो आप जरा ये देखिए मैं इसी फार्मूला को, इक्वेशन को कैसे फर्दर चेंज करता हूँ। तो देखें, ये प्राइस टुडे इज इक्वल टू, अगेन देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको आप गौर से देखते जाइएगा, कोई मसला नहीं है, मैं अभी आपको समझा भी रहा हूँ, साथ साथ फर्दर भी समझा दूंगा। स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये है जी ND1 जो हमने पहले ऊपर भी लिखा था, इसमें प्लस कर रहा हूं मैं। अब गौर से यहाँ पे इस चीज को देखिएगा कि ये देखिए, N प्लस चेंज N मल्टीप्लाइड बाय P1। ठीक है, फिर ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एंड माइनस चेंज N P1, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी फर्दर। ठीक है, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ये तो लास्ट ब्रैकेट है वो क्लोज हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस बात की ताकि आपको समझे। देखिए, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, NP1, ये तो जितने हमारे पुराने नंबर ऑफ शेयर्स से वही थे। अब मैंने क्या किया है, इसमें अगर नए शेयर्स जो इशू करने हैं, तो ये चेंज N हो गया। नए शेयर्स जब इशू करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे कम पड़ गए हैं, तो नए शेयर्स इशू करने हैं, तो जितने नए शेयर होंगे तो मैंने उसको चेंज से शो किया है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स होंगे तो उसको भी मैं क्या करूंगा, P1 से मल्टीप्लाई करूंगा कि जब नए शेयर इशू करने होंगे तो उस करंट जो प्राइस चल रही थी एट द एंड ऑफ द ईयर, उस पर मैंने नए शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास फंडिंग है। अब मैंने क्या किया, देखो P1 कॉमन है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, N प्लस चेंज N, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया P1 से। सिर्फ ये काम किया। ये बातें क्या लिखी हुई हैं, ये चीज तो मेरे पास पहले से मौजूद है, जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मुझे चाहिए, तो मैं नए शेयर इशू कर रहा हूँ, और फिर नए शेयर जब इशू करूंगा तो जो उस वक्त प्राइस चल रही होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर था, तो मैंने जितने नए शेयर इशू करने मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये टर्म समझ आ गई अब आपको, ये है इसमें कंफ्यूजन? जी रिप्लाई प्लीज, ये टर्म आपको समझ आ गई ये वाली, ये है जी इसमें? सर आ गई है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये मैंने यहाँ से माइनस किया चेंज NP1, यानी जो जो मैंने नए शेयर इशू किए हैं ना, उसको मैंने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वैल्यू मैंने क्या कर दी, नए शेयर्स की जो है यहाँ से लेस कर दी। यानी मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए कि हमने यहाँ पर किया क्या है। बेसिकली कि टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज
the capitalized value of the dividend to be received during the period plus the value of number of shares outstanding at the end of the period considering new shares, यानी हमने new shares भी consider कर लिए और dividend भी दे दिया, दोनों चीजें, ठीक है। माइनस उसमें से क्या करना है, वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, ये बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ये हमने माइनस इस वजह से की क्योंकि हम पहले इस फैक्टर को यहाँ पर लिख चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें दोबारा इसको नहीं करना ताकि ये चीज़ हमारे पास दोबारा रिपीट ना हो। तो ये हमारे पास फार्मूला बना। उसके बाद ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन, फिर आपको वो समझा देता हूँ। ये मेरे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, चेंज NP1। ये बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास, इस बात को हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। नए शेयर इशू किए, चेंज है, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, ठीक है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये जो सिंबल है, ठीक है। ये किस चीज़ के इक्वल है, ये किस चीज़ के इक्वल है जी, इन्वेस्टमेंट आई, यानी जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट पूरा लिख लिया, वैसे आई लिख रहा था, माइनस अर्निंग्स ई, जितना मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है, माइनस ND1, और जितना मैंने डिविडेंड दे दिया। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना 1 लाख रुपया क्या था, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था, माइनस मेरे पास अर्निंग्स में पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक है। उसमें से मैंने 10,000 क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया, ठीक है। ये देखो, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। अब मुझे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कितना जरूरत पड़ेगी, 100,000 माइनस, ये देखिए 50 माइनस, अगर हम यहाँ पे कर लें 40,000, तो इसका मतलब है मुझे टोटल कितना चाहिए होगा, 60,000 एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में जो है फर्दर चाहिए होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ना, देखें ये 50 में से 10 क्या है, 40,000, और ये माइनस हमने करने हैं तो ये 60,000, तो ये बात ये लिखी हुई है। इसको सिंबॉलिकली मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट माइनस ई माइनस ND1, क्योंकि सिंबॉलिकली हम चल रहे हैं इक्वेशन में, ताकि आपको फिर समझने में परेशानी ना हो। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है जी क्लियर है। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये देखो, इस बात को हम, ये जो अर्निंग्स माइनस डिविडेंड है, यानी हमारे पास जो नेट इनकम आई उसमें से जो डिविडेंड दे दिया तो दे दिया, तो बाकी अमाउंट क्या कहलाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए जो पैसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से उठा सकते थे उठा लिए, बाकी हमें क्या चाहिए होगा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगा। ओके, स्टेप 5 में हम आते हैं। स्टेप 5, अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जरा देखिएगा अपनी उसी इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि हम कर रहे हैं, देखिए NP0, ये है बेसिकली वैल्यू ऑफ द फर्म, इज इक्वल टू, अब जरा आप और से देख लीजिएगा, वो जो 1 + KE था, ये जरा देख लें, अगर इस सारी टर्म को जो ब्रैकेट्स में लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 1 करें तो ये सारा यानी ये जो डिवीजन है साइन है इसके ऊपर आ जाएगा, नंबरेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये अगर इसे मल्टीप्लाई हो जाए तो, ठीक है। तो मैं अभी ऊपर ही इस नंबरेटर में लिख रहा हूँ सारी चीजें, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। ND1, ठीक है, ये सॉरी ब्रैकेट डाल दो, प्लस स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे फिर अगेन N प्लस चेंज N मल्टीप्लाइड बाय P1, ठीक है। और उसके बाद माइनस, अगर आपने गौर से देखना है, ये चीज हमारे पास क्या थी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ये देखिए वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, ये इसको आप ये देख लें, जरा मैचिंग कर लें, ये एक ही चीज लिखी हुई है ना, ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स यानी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये क्या लिखा हुआ है,
एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई ना, सिंबल्स मैच करवा रहा था मैं आपको, वैल्यू ऑफ द न्यू शेयर्स या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक ही बात है। तो ये चीज किस चीज के इक्वल है, ये देखें इस चीज के इक्वल। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसी चीज को, माइनस का ये जो साइन था, सिंबल था, इसको मैं इस चीज के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखिए आप, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस, और सॉरी एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में भी यहाँ पे मैंने लिखना है, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स एंड प्लस चेंज नहीं, ND1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और इसको प्रेजेंट वैल्यू में लिख रहा हूँ 1 प्लस KE, ठीक है। ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई, ये जो मैंने अभी लिखी है ऊपर, ये मुझे थोड़ा सा साथ साथ बताते जाएंगे, बस एक दो स्टेप और रह गया है। जी सर समझ आ गई है, लेकिन एक मसला, ये ई के बाद माइनस नहीं आएगा? ई के बाद माइनस आएगा, बिल्कुल। अभी मैं इसी चीज को आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आई माइनस, ये माइनस अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये माइनस ई हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सॉरी ND1, ठीक है। क्लियर होगी बात अब आपको, जी ये हमने जी कैसे, सर क्लियर। ये चीज हमने यहाँ पर ऐसे लिखी, ठीक है। मैं यही बात बताने वाला था कि आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि कंफ्यूजन थी यहाँ पर, मैं समझ रहा था। अच्छा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं आगे जी, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 6। इसी चीज को अब रिपीट करेंगे ताकि ब्रैकेट्स को हम ओपन करें। तो अब आप यहाँ देखिएगा, अगेन ये हमारे पास वही NP0 यानी वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, देखिए, ND1 प्लस N प्लस चेंज N एंड P1। अब हम यहाँ देखें, माइनस जो था ना ऊपर स्टेप 5 में, इस ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं, ये प्लस का साइन है, तो ये माइनस आई हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई यानी अर्निंग्स, और ये फिर अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ND1, ठीक है। बल्कि ब्रैकेट तो अब खत्म हो गई, ओके। ये बात आपको समझ आ गई, हमने ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये जी 1 प्लस KE, अगेन प्रेजेंट वैल्यू इसी चीज, ठीक है। देन लास्ट स्टेप अभी हम करने लगे हैं, स्टेप 7, इसको समझ लें, स्टेप 7 या स्टेप 7 कह लें, या बेसिकली वो वही सब्सटीट्यूशन है, इसको जो भी हम इसे नाम दे लें, स्टेप 7। अच्छा, अब आपने जरा गौर से देखना है यहाँ पे, इसी स्टेप 6 के अंदर मैं चेंजेस करूंगा। ये ND1 आप देख रहे हैं जो फर्स्ट में है, ये पॉजिटिव है, ये बेसिकली क्या है, पॉजिटिव ND1। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। तो हमारे पास फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा बाकी, सॉरी, ये N ब्रैकेट में लिख लें, N प्लस चेंज N P1, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस अर्निंग्स, और ये आ गया जी हमारे पास 1 प्लस KE, ठीक है। तो अब ये बेसिकली वही बात लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन में ये हमारा आखिरी स्टेप था वैल्यू ऑफ द फर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिविडेंड आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, डिविडेंड कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉडिक्लानी एंड मिलर था उसने यहाँ कंक्लूड किया है कि डिविडेंड्स डू नॉट काउंट एंड दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप्स किए हैं। अगर आप यहाँ से देखें, हालांकि स्टेप 1 से हमने बात शुरू की थी तो डिविडेंड इंक्लूडेड था इक्वेशंस के अंदर। तो करते कराते जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचे तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, लॉजिकली क्या होगी, कैंसल आउट होगी। यानी हमारे पास कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं थी जो डिविडेंड यहाँ इस इक्वेशन में शो कर रही हो, और हमारे पास फिर भी वैल्यू ऑफ जो है फर्म या प्राइस ऑफ द शेयर है वो हमारे पास क्लियर है, चाहे हमने डिविडेंड दिया है या चाहे हमने डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ करते हैं ताकि आपके जहन में ये जो बातें हमने अभी की हैं ये एक दफा फिक्स हो जाएं और क्लियर भी हो जाए कंसेप्ट्स के किस तरीके से हमने इसको वर्कआउट किया है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। A textile company belongs to a risk class for which the appropriate price earning ratio is 10. It currently has 50,000 outstanding shares selling at 100 rupees each. The firm is contemplating the declaration of rupees 8 dividend at the end of the current fiscal year, which has just started. Given the assumptions of answer the following questions. ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है assumptions को, के assumptions जो लिखा हुआ है, तो पेपर्स में ऐसा नहीं होता, जस्ट ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए। तो के assumptions को अपने ध्यान में रखना होगा। अच्छा जी, क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट वन, व्हाट विल द प्राइस ऑफ द शेयर बी एट द एंड ऑफ द ईयर? A, if the dividend is not declared, and B, if it is declared. तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो या डिविडेंड डिक्लेयर ना हो, दोनों सूरतों में। तो की एजम्पशंस के मुताबिक अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, तो ये आप देखिएगा। सेकंड का अच्छा जी, रिक्वायरमेंट 1, और हमारे पास पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ जो पार्ट बी है इसका, इफ इट इज डिक्लेयर्ड, यानी डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड हो तो फिर हम किस तरीके से इसको प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। पी नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के ई, डिवाइडेड बाय A1 plus KE and multiplied by D1 plus P1। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन थी जो हमने अभी पहले सॉल्व की है। ठीक है, जिसको हमने डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व किया है। ओके जी, हमने इक्वेशन लिख ली। अब इसमें देखें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो P नॉट, यानी अभी आप देखें कि करंटली उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। इट करंटली has 50,000 outstanding shares selling at rupees 100 each। अब ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है करंट प्राइस 100 इज इक्वल टू, अब हम ये देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, इसकी पावर 1 है क्योंकि 1 साल की है। अच्छा, अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, 100 इज इक्वल टू D1। ओके जी, हमारे पास जो है 100 है करंट शेयर प्राइस है। डिविडेंड अगर हम देने की बात करते हैं तो डिविडेंड के बारे में हमें बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ ₹8 डिविडेंड है हमारे पास। तो ये हो गया जी 8 प्लस P1 जो है ये बेसिकली हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखें व्हाट विल द प्राइस ऑफ द शेयर बी एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर टाइमलाइन बनाए तो हमसे ये P नॉट जो है ये भी गिवन है, D1 ये भी गिवन है, जो P1 है ये मिसिंग है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे 1 प्लस के, तो ये 1.10 हो जाएगा
ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये बेसिकली उसी हिसाब से कैलकुलेट की गई है 10 के हिसाब से, ठीक है। तो ये 1.10 और ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व अगर हम इसे करते हैं, देखें तो 100 को 1.10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस P1। अब हमें P1 चाहिए, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P1 है 110, अब ये प्लस का 8 है, जब हम इसे मैथमेटिकली चेंज करते हैं तो इस तरफ ये -8 हो जाएगा और P1 इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी 102 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी बात की कि जब हम डिविडेंड अगर देते हैं तो हमारी प्राइस पर शेयर क्या होगी, प्राइस पर शेयर क्या होगी। इसी तरीके से इसके साथ जो दूसरा हमारे पास वैल्यू है रिक्वायरमेंट 1 का, वो क्या है ए, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड नहीं देते तो फिर हमारे पास क्या होगा, देखो इक्वेशन तो यही है हमारे पास D1 P1 और 1 प्लस KE, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास 100 है, करंट प्राइस D1 0, डिविडेंड नहीं दे रहे, तो P1 क्या होगा और ये 1.10, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये P1 ही होगा क्योंकि 0 तो खत्म नहीं है इसकी कोई वैल्यू, तो ये हो जाएगा ₹110, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई है कंफ्यूजन? क्लियर है। ओके, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट 2 में देखते हैं। Assuming the firm pays the dividend, has a net income of rupees 500,000 and makes new investment of rupees 10,000 यानी 1 million during the period, how many new shares must be issued, ठीक है। तो हम इसको अब देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कि उसके पास अगर 5 लाख अर्निंग्स में हो और 10 लाख उसने इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर उसे क्या करना होगा, ठीक है। हम अभी उसी फॉर्मेट में आ जाते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स वो कहता है उसे कितना जो है ना इशू करना होगा। अब देखो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। यानी ये बेसिकली वो क्या करना चाह रहा है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में पूछना चाह रहा है। तो ये है जी हमारे पास रिक्वायरमेंट 2। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने एक कैलकुलेशन की थी, ठीक है, ये वाली। तो ये बेसिकली किस चीज़ के इक्वल है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसी चीज़ को रिक्वायरमेंट को अगेन एक तो हमें देख लो। अज्यूमिंग द फर्म पेज द डिविडेंड, ओके, डिविडेंड अगर वो पे करती है तो आपको याद होगा तो इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया था, चेंज एन P1 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, माइनस अर्निंग्स एंड माइनस ND1, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब देखें हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1 मिलियन जो उसने इन्वेस्ट करना है और अर्निंग्स में पड़ा हुआ है कितना 500,000 और डिविडेंड कितना देना है, ठीक है। अब देखो N मीन नंबर ऑफ शेयर्स और D1 जो डिविडेंड का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा गौर से आपने देखना है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50,000 है और डिविडेंड का रेट कितना है 8, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो ND1 है, सॉरी ND1, देख ले मैं रफ में लिख रहा हूँ ND1, N मीन 50,000 शेयर्स और डिविडेंड का जो रेट है तो ये हो जाएगा कितना 4 लाख, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से मैं इसे माइनस कर देता हूँ 4 लाख, ठीक है। तो अब मैं इसे ये देख लें 1 मिलियन माइनस ये 5 में से 4 माइनस 1 हो जाएगा यानी 100,000 और इसका मतलब है मुझे ₹900,000 की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, यानी 9 लाख के मुझे न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट की तरफ अगर मैं हूँ तो उन्होंने क्या पूछा था, देखें
assuming the firm pays dividend and has net income of this, make this investment during the period. How many new shares must be issued? नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, ये तो अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, फार्मूला फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, अब देखें ये 0, ये 1, यहाँ पे P0 है, यहाँ पे D1, ये 8 है और ये क्या थी 100. तो यहाँ पे P1 हमने अभी कैलकुलेट की थी, वो क्या थी 102. तो हम यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, इस हिसाब से तो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगी जी 9 लाख की, और हमारा जो शेयर की प्राइस है वो उस वक्त क्या होगी, 102 का शेयर बिकेगा. तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितना चाहिए होंगे. मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये फ्रैक्शनल शेयर आ जाएंगे. तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ तो ज़्यादा बेहतर है. 900,000 डिवाइडेड बाय 102. चलिए अगर मैं फ्रैक्शन में भी लिख लूँ तो ये हमारे पास बेसिकली बन रहे हैं 8823.529. ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेसिकली. ठीक है, अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो, और अगर डिवाइड ना करूँ तो हमारे पास ये सारी चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, 900,000 डिवाइडेड बाय 102. अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 2 सॉल्व हो गई यहाँ पे जो आपने देखा नंबर ऑफ शेयर्स. थर्ड, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फर्म बी इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. अब वो कह रहे हैं जी वैल्यू ऑफ द फर्म बताएं अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ हो या डिविडेंड डिक्लेयर ना किया हुआ, दोनों सूरतों में वैल्यू ऑफ द फर्म बताएं. ठीक, ये हमारी रिक्वायरमेंट थर्ड हो जाएगी. Value of the firm in case dividend declared or not declared. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है. तो फार्मूला हमारे पास वही है जो हमने पहले कैलकुलेशंस की है, जो प्रूव किया था जिस चीज को. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ ये कर लें, अगर आप समझना भी चाहते हैं तो जो हमने डेरिवेशन की थी तो यहाँ से भी हम देख लें, सिर्फ स्टेप 6 और स्टेप 7 से अगर आप देखना चाहते हैं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए. ओके जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ द फर्म जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो तो हम क्या करेंगे. तो स्टेप 6 और 7 में जो हमने फार्मूलाज लिखे हुए थे तो उसके थ्रू मैं ये आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में ज़रा आसानी रहे. तो हमने वहाँ लिखा था जी एन पी नॉट इज इक्वल टू एन D1 and plus bracket n plus change n and P1 then minus investment plus earnings and minus ND1. और इसको हमने लेना था जी प्रेजेंट वैल्यू पे 1 प्लस के. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं जी डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ND1, तो हमारे पास जो डिविडेंड की अमाउंट थी वो थी
4 लाख प्लस हमारे पास जो पहले से मौजूद शेयर हैं वो है 50,000 और जो नए शेयर्स हमने किए हैं तो उनकी जो वैल्यू बन रही थी, मैं उसको फ्रैक्शनल अमाउंट में ही लिख देता हूँ। ये हमारे पास थी 102 और प्राइस 1 जो थी हमारे पास P1 वो 102, फिर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 1 मिलियन यानी 10 लाख और प्लस अर्निंग्स थी हमारे पास 5 लाख और माइनस अगेन ND1 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई और ये नीचे जो डिनोमिनेटर है 1.10। अगेन अब आप देखें कैंसिल अगर हम करें ये 4 लाख से कैंसिल प्लस माइनस। ठीक है, और फर्दर आप इसमें देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। तो ये हो गया हमारे पास, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हो गया 50,000 प्लस अगर नंबर ऑफ शेयर्स हम देखें जो नए थे 8823.529 8823.529 और मल्टीप्लाइड बाय P1 यानी 102। उसके बाद माइनस अच्छा अगर मैं यहाँ पे अगर और से देखें ये माइनस का 10 लाख है यानी 10 लाख है, ये प्लस का 500,000 है। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ एडजस्ट करता जाऊँ तो ये माइनस का 500,000 हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। अगर आप और माइनस का 10 लाख है प्लस का 5 लाख है तो हमारे पास माइनस के 5 लाख रहेंगे और डिवाइडेड बाय 1.10। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 50,000 प्लस 8823.529 एंड मल्टीप्लाइड बाय 102। तो ये मेरे पास बन रहा है जी ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक सेकेंड 6 मिलियन, ये बन रहा है जी मेरे पास 6 मिलियन माइनस 500,000 एंड 1.10। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 55,100,000 1.10 डिवाइड कर लें हम तो 55,100,000 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी ये जो हमारे पास आज वैल्यू ऑफ द फर्म बन रही है रुपीज 50,100,000 यानी 50 लाख यानी 5 मिलियन। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू ऑफ द फर्म बन रही है जब हम डिविडेंड दे रहे हैं। सारा कुछ हमने वही लिखा जो हमने ऊपर डेरिवेटिव्स में लिखा था, ये डिराइव्ड की थी हमने इक्वेशंस में। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म है जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम दोबारा जो है वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना करें तो तब हमारे पास जो है ये क्या इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर से देखें कि ये जो हमारे पास स्टेप 7 था, ये देखें इसमें डिविडेंड का कहीं नाम निशान नहीं है, डिविडेंड का कहीं नाम निशान नहीं है। इसका मतलब है डिविडेंड हमने नहीं दिया जब ये डिविडेंड का नाम निशान नहीं है। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में अगर आप स्टेप 6 में देखें
तो ये डिविडेंड वाली जगह है ही नहीं, यानी है ही नहीं, तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी, बाकी सारी चीजें मौजूद होंगी, यानी ये डाटा मौजूद होगा, ये वाला, ठीक है। जब डिविडेंड हमने दिया ही नहीं तो हमारे पास सिर्फ ये चीजें, बाकी चीजें नहीं। हम इसी चीज को बेस बना के उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए अब जरा यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू n प्लस चेंज n, और प्राइस अब हमने क्या करनी है, जो बगैर डिविडेंड के वो रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फार्मूला में और क्या था जी, यहाँ पे माइनस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस अर्निंग्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने आगे ये डिविडेंड तो हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड है ही, ठीक है, तो ये चीज नहीं करेंगे। और इसको डिवाइड कर देंगे वन प्लस के ई, यानी प्रेजेंट वैल्यू के लिए। अब जरा और से अब देखिए, हमारे पास ये है जी पुराने शेयर 50,000 प्लस चेंज इन शेयर्स, जो हमारे पास नए शेयर्स होंगे वो हमें जरा देखने पड़ेंगे, मैं अभी उसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अभी बात मैं रहने दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। P1 जो है बगैर डिविडेंड के, आप रिक्वायरमेंट 1 में देखें, रिक्वायरमेंट 1 का पार्ट ए, जब डिविडेंड नहीं दिया गया था तो P1 कितना है 110, और जब डिविडेंड दिया गया तो 102। तो अब हम क्या करेंगे, P1 110 ये चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको लिखा 110, ठीक है। अब माइनस ये आ गया जी हमारे पास 1 मिलियन, और ये प्लस अर्निंग्स आ गई हमारे पास 500,000। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.10 डिस्काउंट पे, डिस्काउंटिंग के लिए ये यूज करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे थे चेंज इन एन की, कि ये क्या माजरा है यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन एन यहाँ पे कितना होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर जरा देखें कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कितना हुई है, 50 लाख, और जो हमारे पास सॉरी उसमें था जब हमने डिविडेंड दिया है। ओके, जब हमारे पास नए शेयर्स हैं उसकी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अर्निंग्स है वो है 5 लाख। वो अर्निंग्स कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो अब वो अर्निंग्स जो है हम उनको किस तरीके से देखते हैं, जरा ये देखें, एक सेकेंड यहाँ पे जरा होल्ड कीजिएगा। ओके, यहाँ पर अब देखें हमारे पास जो हमें नए जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब डिविडेंड क्योंकि हम दे नहीं रहे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस, ठीक है, अर्निंग्स माइनस ND1, ये हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास 10 लाख, हम जरा गौर से देखेंगे। अब माइनस अर्निंग्स है हमारे पास 5 लाख, डिविडेंड है 0। तब देखें हमारे पास एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितना होगी, 5 लाख होगी। ये आप जरा गौर से देख लें। अब नए शेयर्स हमें कितना रिक्वायर्ड होंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 110। तो यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो नए शेयर होंगे 5 लाख और डिवाइडेड बाय 110, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड के बगैर ये प्राइस है। ओके, अच्छा, अब हम इसको जरा सॉल्व कर लें ब्रैकेट के इसी हिस्से को, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 110, फ्रैक्शनल अमाउंट आ जाती है 4545.45, इस तरह से, प्लस इसमें करते हैं 50,000 शेयर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं जो ब्रैकेट के बाहर है 110 जो 110, ये हमारे पास टोटल बन जाता है 6 मिलियन। क्या बन जाता है, 6 मिलियन। अब इसमें से देखो माइनस क्या करना है, 10 लाख, और प्लस करना है 5 लाख, और डिवाइड कर देना है 1.10 पे। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास ये
6 मिलियन और ये 500,000, तो ये हो जाएगा टोटल 6500,000 -1। तो अगर हम इसे टोटल करें तो अगेन हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो 5500,000 ही बनती है। और इसको अगर 1.10 पे डिवाइड करें तो अगेन हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करें इसे डिवाइड करके, तो ये 5 मिलियन। अब हेंस ये हमने प्रूव किया कि चाहे हम डिविडेंड देते हैं या डिविडेंड नहीं देते, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या है, वो चेंज नहीं होती। यानी अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस जो डिविडेंड की पॉलिसी है, ये जो डिविडेंड है ये हमारे पास देने या ना देने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होती। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था, लेंथी था लेक्चर, लेकिन जब आप इसे रिपीट करेंगे तो आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे टाइम अभी रहता है।